शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र, इसमें जो हमारा 3.1 चला हुआ था, इसमें हमारा ये रह रहा है। सबसे पहला जो आता है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है क्या, कि एजुकेशन साइकोलॉजी का स्कोप क्या है। ये कह रहा है कि जो ये एरिया है, जो ये स्कोप है, जो लगातार प्रोसेस में है, एजुकेशन साइकोलॉजी कंटिन्यू प्रोसेस में है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज के टाइम में एजुकेशन साइकोलॉजी पर डिपेंडेड है, चाहे उसमें ह्यूमन बिहेवियर हो या लर्निंग हो या फिर बेसिक नीड्स हो या फिर टीचर हो या फिर काउंसलिंग प्लान एंड गाइडेंस हो। तो सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया वो दिया गया कि मानव व्यवहार, जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर में क्या दिया गया। क्योंकि अगर हम एजुकेशनल फील्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे सीधी सी बात आती है कि ह्यूमन बिहेवियर का जिक्र ज़रूर किया जाएगा। कोई भी स्टूडेंट है, जैसे वो स्टूडेंट के बाद अगर आने वाले टाइम में कोई सर्च करता है या फिर किसी ऐसी टर्न पॉइंट पर काम करता है जो वो इन फ्यूचर वो हमारे काम आ सके, तो ह्यूमनिज्म एंड ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन कॉन्सेप्ट के जो काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन के संबंधित बहुत सारी चीज़ें दी हैं। तो उसमें से एक चीज़ ये भी है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। जो साइकोलॉजी है वो बिहेवियर पर डिपेंडेड है, तो वहाँ पे जो स्टडी की गई, जो अध्ययन किया गया, वो साइकोलॉजी का तो किया ही गया, साथ साथ बिहेवियर को भी इंक्लूड किया गया, उसको भी साथ में जोड़ा गया। क्योंकि जो मेन मोटो है शिक्षा का उद्देश्य जो है वो व्यवहार को संशोधित करना है, मतलब व्यवहार में बदलाव लाना है या व्यवहार में कोई करेक्शन करना है, चेंज करना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रभाव सीधा जो शिक्षा के सभी पहलू हैं, जो एजुकेशन के सब एवरी पॉइंट्स हैं, उन पे पड़ा। सेकंड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो हर एक प्रिंसिपल को कंट्रोल करने का काम करें, तो जो प्रिंसिपल को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, जिसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जिक्र करेंगे, तो यहाँ पे इसके बारे में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक स्टडी करनी पड़ती है। विदाउट स्टडी हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा दिया है, हम स्टडी तो करेंगे, उसके बारे में अध्ययन तो करेंगे ही, साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रोग्राम या ऐसे प्लानिंग ऐसे वो भी ऑर्गेनाइज कराएंगे जो हेल्पफुल हो। क्योंकि उनसे क्या है, उनसे अवेयरनेस प्लस हेल्प। क्योंकि आने वाले टाइम में हम क्या है, जो भी अगर प्लानिंग करते हैं, कोई भी रिसर्च करते हैं, तो उसमें हमें हेल्प मिले। थर्ड पॉइंट आ जाता है शिक्षार्थी। शिक्षार्थी का मतलब जो भी सीख रहा है, जो शिक्षा ले रहा है। कहते हैं ना, आपने दीवारों पे लिखा होगा शिक्षार्थी आइए सेवार्थी जाइए। स्कूलों की दीवारों पे लिखा मिलता है। जो प्राइमरी स्कूल्स वगैरह हैं, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, उनकी दीवारों पे लिखा मिलता है शिक्षार्थी आइए सेवार्थी जाइए। क्यों लिखा होता है वो? क्योंकि जो शिक्षा लेने वाले हैं वो तो आ जाइए, और जो शिक्षा ले चुके, अब कंप्लीट कर चुके, वो जाइए। अब जो जा रहा है वो क्या है, वो करेगा आगे जाके शोध या रिसर्च। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं, जैसे पर्सन भी है जो कुछ नहीं करते, मतलब हमने एजुकेशन ली, उस एजुकेशन का हमने कोई उसको यूज किया ही नहीं, उसका लाभ लिया ही नहीं, उसकी एडवांटेज ली नहीं कहीं पे। हम डिसएडवांटेज में ज़्यादा चलते हैं, एडवांटेज में कम चलते हैं।
तो यहाँ पे कहा कि शिक्षार्थी के लिए, जो भी स्टूडेंट है, जो भी सीख रहा है, उसके लिए क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट के तरह काम करेगी। दूसरा, एक प्रकार से जैसे जाला होता है, जो सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट है वो स्टूडेंट के, जो भी सीखने वाला है, उसके चारों तरफ जाले की तरह बुनी हुई है। क्योंकि जो भी सीखने वाला है, जो भी शिक्षार्थी है, जो भी स्टूडेंट है, उसके लिए क्या चीज़ जरूरी है, टेक्नोलॉजी नीड की, तकनीकों की आवश्यकता है। और सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड एक होता है कि हम टीचर हैं या फिर स्टूडेंट हैं, बहुत बार क्या होता है कि हमारी कमांड 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट पर है, बाकी 1-2 सब्जेक्ट पर कमेंट नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे जिन सब्जेक्ट पे हम कमांड करते हैं वो सब्जेक्ट हमारे बेहतर हो। बेहतर कब होंगे, जब उसमें हम कोई टेक्नोलॉजी नीड को लेकर आएंगे, मैं जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जिसे हमें और मतलब उसको और बेहतर बनाने का काम मिले। दूसरा, इसमें एजुकेशन जो हम लर्निंग बेस बात कर रहे हैं कि वर्किंग प्लस लर्निंग 2 कॉन्सेप्ट में हैं। बिहेवियर, वर्किंग प्लस लर्निंग प्लस बिहेवियर प्लस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स। और स्टार्टिंग से लेकर के यानी जन्म से लेकर के और बड़े होने तक की जो प्रक्रिया, जितना हमने सीखा, जितना हमने जाना, जितना क्या जाना क्या नहीं, क्या ना बच्चा है ना नर्सरी में आता है और नर्सरी से 12th तक क्या पढ़ा उसने, कितना उसने सीखा, तो उसी बेसिस पर क्या है उस बच्चे की जो नीड है, नीड के हिसाब से उस पर काम करना। सीखने की प्रक्रिया या कह सकते हो कि सीखने के अनुभव, कितना सीखा गया वो एक्सपीरियंस। क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी में एक निर्णय ले सकते हैं, अपना डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम कोई चीज़ सीखते हैं, सीखने के साथ साथ हमारे वो एक्सपीरियंस बेस हो बन जाती है। भाई सीखेंगे तो एक्सपीरियंस तो होएगा, कोई काम हम कर रहे हैं और रेगुलरली हम कर रहे हैं उसको। जब हमने स्टार्टिंग किसी काम की तो इतना अच्छा नहीं था, धीरे धीरे वो ना उसमें प्रोग्रेस होती गई, और जैसे प्रोग्रेस हुई तो फिर हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा, और अच्छा करने का प्रयास, और अच्छा करने का। तो एजुकेशन साइकोलॉजी इस पर भी डिपेंड है कि आपको अपने डिसीजन लेने और प्लस है। तो साथ ही साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बेसिस पर ये काम करती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब कि बच्चा अगर 5 साल का है, 6 साल का है, तो वो कितना ले पा रहा है। अगर हम 5 से 6 साल के बच्चे को 12 से 15 के बीच की चीज़ें देंगे या बताएंगे, क्या वो एक्सेप्ट कर लेगा उसको? नहीं करेगा, क्योंकि वो उसी चीज़ को एक्सेप्ट करेगा जो चीज़ें उसके लेवल की है। हम कहते हैं ना लेवल का लेना चाहिए, लेवल की चीज़ें होनी चाहिए, लेवल की बातें होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस भी गलत होता है। 2 लर्निंग प्रोसेस पर भी काम करने वाली जो प्रोसेस है, ये एजुकेशन साइकोलॉजी जो स्कोप है, एक सीखने की प्रक्रिया पर आधारित है। क्योंकि यहाँ पे जो शिक्षार्थी है, जो सीख रहा है, वो क्या करता है, वो जानने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है और निर्णय ले सकता है, अपने डिसीजन ले सकता है। जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे वैसे वैसे हम चीज़ों को आसान बनाते जाएंगे, अपने नियम बना सकता है। क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी ये भी कहती है कि सीखने के साथ साथ आपके नियम
और आपकी प्रिंसिपल, ये भी आपके इंक्रीज होते जाएंगे, क्योंकि ये भी आपके बढ़ते जाएंगे। फिर जैसे जैसे कोई चीज़ हम सीख रहे हैं तो वो प्रोसेस में है, मतलब हम कोई चीज़ 1 साल के लिए छोड़ दे, 2 साल के लिए छोड़ दे, तो हम कहाँ चले जाएंगे? हमारा माइंड इतना प्रॉपर वर्क नहीं करेगा जो रेगुलरली हम कर रहे हैं उस पर करता है। क्योंकि अगर हमें लंबा टाइमिंग है तो हम कोई चीज़ याद नहीं रख पाते, भूल जाते हैं, या फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट को कवर नहीं कर पाते जो हमारे लिए ज़रूरी है। हमारी थिंकिंग, हमारी सोच, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, जो सॉल्यूशंस हैं उनके पीछे भागते हैं कि सॉल्यूशन मिल जाए कैसे भी। इफ़ेक्टिव लर्निंग और फंडामेंटल बेसिक्स, तो ये सारी जो चीज़ें हम लेके चलते हैं वो लर्निंग प्रोसेस में लेके चलेंगे। सीखने की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें लेके चलती हैं। सीखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना सीखे हम किसी कार्य को नहीं कर पाएंगे। और वो सीखा गया ज्ञान या नॉलेज हमारी वो कब तक ठहरती है, क्या कि हम उसको अच्छे से किसी काम को हमने समझा है या किया है, तो उस पर डिपेंड करती है। हमारे तरीक़ों पर डिपेंड करती है, हमारी एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है, हमारे प्रिंसिपल पर डिपेंड करती है, हमारे जो नियम हैं उन पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पे जो लर्निंग की जो एनवायरनमेंट है उसको लेकर के बातचीत होती है कि हम जो रेगुलरली वर्क कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, वो प्लस स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो चीज़ें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम आ रही है, उनका सॉल्यूशन क्लासेस डिसिप्लिन, इवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी एंड हेल्प, टेक्नोलॉजी एंड एक्सरसाइज, ऑब्जर्वेशंस, डिस्कशन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी सीखने की स्थिति का वातावरण से संबंधित जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगी। एनवायरनमेंट फैक्टर्स बहुत ज़रूरी है। एनवायरनमेंट फैक्टर कैसा है वो भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी होनी चाहिए, क्योंकि टीचर एंड स्टूडेंट्स डिस्कशन बेस लर्निंग, क्योंकि और व्यक्तिगत मतभेद, एवरी पर्सन डिफरेंटिएटिव होता है ना भाई, सब में अलग अलग खूबियाँ मिलेंगी। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है कि नहीं है? ये सब एक जैसी है? नहीं है। जब सब एक जैसे नहीं है तो काम भी सबके अलग अलग है। अगर आप मेरा काम आप करने लगो फिर मैं क्या करूँगा, या आपका काम मैं करने लगूँ फिर मैं क्या करूँगा, आप क्या करोगे? तो यही तो चीज़ें होती है कि एक ये भी होता है कि हर एक व्यक्ति के दूसरे से अलग है, थिंकिंग अलग है। तो ये एजुकेशन साइकोलॉजी में ये भी एक पार्ट है। एक पर्सनैलिटी एंड एडजस्टमेंट कि व्यक्तित्व और समायोजन। व्यक्तित्व और समायोजन क्या है? क्योंकि एजुकेशन एनलाइटमेंट है, क्योंकि एजुकेशन क्या करती है? पर्सन को, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती है। सीधी सी बात है। क्योंकि हम जब तक किसी चीज़ से डरते हैं, जिस चीज़ से दूर भागते हैं, वही चीज़ हमारे सामने आती है। कोई वर्क हम नहीं करना चाहते, वो सामने आ रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और यहाँ पे बात एजुकेशन साइकोलॉजी की हो रही है, तो यहाँ पे पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट का मतलब यही है
कि कोई भी टीचर है या कोई भी स्टूडेंट है, अगर कोई भी टीचिंग प्रोग्रामिंग है या फिर ऐसे डेवलपिंग प्रोग्रामिंग है जो प्रिंसिपल पर फोकस करते हैं, अगर हम उनसे दूर जा रहे हैं तो वो हमारे फिर नज़दीक आएंगे, क्योंकि हाँ अगर हम उनके नज़दीक जाएंगे तो वो ठीक रहेगा, वो चीज़ें हम कवर कर पाएंगे, क्योंकि हमें जो अपना वर्क हुआ वो भी कंप्लीट करना है। किसके आधार पे? जो हमारे टीचिंग प्रोग्रामिंग एरिया हैं उनके आधार पे हमें क्या करना पड़ेगा? दूर नहीं भागना है, हमें वो एडजस्ट करना है, एडजस्टमेंट करना है, समायोजन करना है। और नेक्स्ट आ जाता है टीचर। अब टीचर का जो रोल है यहाँ पे सिर्फ टीचिंग का नहीं है। ये कह रहा है कि जो टीचर होता है उसके लिए क्या है? टीचिंग प्लस लर्निंग, प्लानिंग, एक पावर। देखो 3 चीज़ें कॉन्सेप्ट में समझा दे रहा हूँ, टीचिंग, लर्निंग एंड पावर एंड प्लानिंग। क्योंकि टीचिंग में 100% टीचर का रोल होगा, इतना 100% टीचर का रोल होगा, क्योंकि सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस। एक टीचर है और वो टीचर टीचिंग करता है, और वो जब टीचिंग कर रहा है तो उसको टीचिंग करने से पहले अपने आप को यानी खुद को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि स्ट्रगल, मोटिवेशन, एडजस्टमेंट, इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा एक टीचर को। और यह एक पर्सनैलिटी फैक्टर भी हैं, जिसमें इंटरेस्ट, और उसमें प्रभावी शिक्षण, इफ़ेक्टिव टीचिंग। क्योंकि अगर आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव है तो बच्चे भी कनेक्ट होते हैं। और तभी एक सक्सेसफुल टीचर माना जाता है जब कोई किसी कॉन्सेप्ट पे काम करे, अवेयर करे, खुद को जाने, उसको स्ट्रगल भी करना है, उसको मोटिवेशन भी करना है, उसको एडजस्टमेंट भी करना है, टीचिंग मटेरियल भी यूज करना है। सिर्फ ये नहीं है सिर्फ आपको कह देने मात्र से काम हो जाएगा। जितनी चीज़ें हम जानते हैं, जितनी चीज़ें हम समझते हैं, एक टीचर उससे थोड़ा सा ऊपर उठ करके उस चीज़ को समझे और जाने। और कोई भी 100% तो है नहीं, ये भी मान लीजिएगा कि कोई भी 100% नहीं है। तो ये चीज़ें हमारी इसमें मानी जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है मार्गदर्शन एवं परामर्श, काउंसलिंग एंड गाइडेंस। बच्चे का अगर हमें एक अच्छा डेवलपमेंट बच्चे को देना है, उसकी जो नीड्स हैं, नीड्स के आधार पे हमें डेवलपमेंट बच्चे का करना है। उसको एनवायरनमेंट से संबंधित, उसको काउंसलिंग, गाइडेंस, प्लस उसकी एजुकेशन कॉन्सेप्ट बेस। क्योंकि जटिलता तो है, समस्या तो है, प्रॉब्लम तो है, लेकिन सॉल्यूशन भी है। क्योंकि जितनी फास्टली टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है,
बहुत पीछे है। बहुत सारी चीज़ें अब एआई को यूज किया जाने लगा। आने वाले टाइम में टीचर की काम करने वालों की आवश्यकता इतनी नहीं रहेगी। एआई फैक्टर पे रोबोटिक सेंटर्स डेवलप हो जाएंगे। काउंसलिंग, एआई सिचुएशंस, एआई मेन मोटो यही रहेगा कि आने वाले टाइम में 230 का लेवल है, 230 तक 230 कंट्रीज ओवर ये 2028-29 2028 और 2029 तक टारगेट है। मुंबई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, तेलंगाना, वो यूपी का थोड़ा सा हिस्सा है, 4 डिस्ट्रिक्ट। तो इस चीज़ को कवर कर लीजिएगा। तो काउंसलिंग आने वाले टाइम में ना, तो टीचर की तो शॉर्टनेस रहेगी बहुत ज़्यादा। शॉर्टनेस इसलिए रहेगी क्योंकि एआई उसका रोल करने लगेगा। एआई पर डिपेंडेड एआई टीचर्स महाराष्ट्र 350 टीचर्स लेफ्ट। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, आप इस पर थोड़ा सा फोकस करें। तो एजुकेशन साइकोलॉजी में ये भी है कि एक मार्गदर्शन और परामर्श जो मिल रहा है, वो क्या हेल्पिंग प्रिंसिपल्स हैं, क्या बिहेवियर, क्या बच्चे के लिए डेवलपमेंट अच्छा है, क्या आने वाले टाइम में बच्चे के लिए हम क्या इन फ्यूचर क्या सोच के चल रहे हैं। जनरेशन बेसिस काउंसलिंग होनी चाहिए, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा अवेयरनेस प्रोग्रामिंग, जानकारियाँ बहुत कम है। थिंकिंग पावरनेस 0.3%। तो सिर्फ एजुकेशन पॉलिसीज, चाहे वो NEP 2020 हो या फिर NCF 1986 हो, कुछ भी हो, NCF 2005 हो, तो ये काउंसलिंग गाइडेंस तो तब से भी चल रहा है, लेकिन कंप्लीटली किसी चीज़ पर क्या फोकस क्या बनाया जा रहा है कि एजुकेशन सिक्योरिटी ना, एजुकेशन पॉलिसी नोट नहीं है भाई। आधुनिक समय में हो, प्रेजेंट टाइम में हो, क्या चीज़ें चाहिए, टेक्नोलॉजी से जुड़िए, टेक्नोलॉजी से जुड़िए, लेकिन उस पर डिपेंड इतना मत होइए कि वो बिल्कुल आपको डिपेंडेंट बना दे कि हाँ बस यही चीज़ें हैं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्योंकि जहाँ पर थिंकिंग, अवेयरनेस और पॉजिटिविटी काम करेगी, वहाँ पे फिर इतना और चीज़ें नहीं काम कर पाती। थिंकिंग का सबसे ज़्यादा रोल है, वो नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव भी है। अब एजुकेशन साइकोलॉजी में जो लोग काम करने वाले हैं, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हैं, चाहे वो नॉर्मल पर्सन हैं, तो नॉर्मल पर्सन तो इतना काम कर नहीं पाए, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे काम कर दिए क्योंकि उन्होंने बेसिक नीड्स पे काम किया। और साथ ही साथ जो हमारा अब ये जो ये 1.3.1 है, ये हमारा यहाँ तक हमारा कंप्लीटेबल है। इसमें एक दो पॉइंट है जो हमारे लिए नहीं इतना वो है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें कम्प्लीटली हैं इसमें।
एक बार उसमें कंप्लीट करेंगे तो आपका हो जाएगा। सेकंड, अगर हम 3.2 पे बात करें, 3.2 में बेसिक प्रिंसिपल आ जाएंगे। एक लर्निंग थ्योरी, जैसे थॉर्नडाइक है, पावलोव है, स्किनर है, बंडूरा है, पियाजे है, वाइगोत्स्की है। ये हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी पे काम किया, थॉर्नडाइक ने। अब थॉर्नडाइक जो है इन्होंने जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स पे काम किया। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, इन्होंने अपना काम किया है किस पे? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है किस पे? पशु के ऊपर, एनिमल के ऊपर। थॉर्नडाइक PhD होल्डर है, इन्होंने थीसिस पे काम किया। इन्होंने एक नाम दिया था एनिमल इंटेलिजेंस। बहुत ही अच्छा काम किया था। और उस टाइम क्या किया जब SR बॉन्ड थ्योरी थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है, SR बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम थॉर्नडाइक के साथ मिलकर के टोलमैन और ने कहा था कि जो साइकोलॉजी है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो लर्निंग बेस है, वो स्टार्टिंग पॉइंट हम सिर्फ उसकी थॉट लेवल पे काम करने वाले या थिंकिंग लेवल पे काम करने वाले। अब ये कह रहे कि हमने ह्यूमन की तो बात करेंगे नहीं, लेकिन हम बात करेंगे एक एनिमल की। अब एनिमल की बात करते हैं कि एनिमल की अगर हम बात करेंगे तो हम वहाँ पे स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स पे काम करेंगे। अब दीपक और अनुक्रिया, दो चीज़ों पे थॉर्नडाइक ने काम किया। टोलमैन फिर वहाँ से हट गए। जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो उन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी पे वहाँ पे अपनी चीज़ें रोक दी, लेकिन थॉर्नडाइक की चीज़ें कंटिन्यू चलती रही। टोलमैन सिर्फ कुछ समय के लिए 1938 से तक ही वो इस पे काम कर पाए, लेकिन इतना नहीं कर पाए जितना एक थॉर्नडाइक ने काम कर दिया लर्निंग बेसिस के ऊपर। इसको एक नाम दे दिया गया ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसको प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। कि उन्होंने जब एनिमल पर, जब एक पशु पर लर्निंग ट्रेड थ्योरी को यूज किया तो उन्होंने पाया कि जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस अगर किसी व्यक्ति के सामने दिया जाता है या फिर एनिमल के सामने किसी स्टिमुलस को लाया जाता है, उसके प्रति उसकी अनुक्रिया क्या होगी, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, उसका कनेक्शन क्या होगा। अब इन्होंने अलग अलग, जैसे कुत्ते पर, बिल्ली पर या मछली पर या बंदर पर एक्सपेरिमेंट किए। थॉर्नडाइक ने अलग अलग ध्यान दिए, लगाया कि हम SR बॉन्ड थ्योरी को कहाँ पे यूज करेंगे, हम स्टिमुलस रेस्पॉन्स को कैसे यूज करें, लर्निंग बेसिस क्या रहे, कैसे वो सीख रहा है, कैसे वो कर रहा है, कैसा वो कनेक्शंस बन रहा है, कैसे प्रयास कर रहे हैं, क्या क्या गलतियाँ कर रहा है। तो इस प्रिंसिपल में यही चीज़ दी गई है। एक तो लर्निंग, दूसरा स्टिमुलस, तीसरा रेस्पॉन्स और चौथा कनेक्शन।
तो ये जो 4 से 5 चीज़ें हैं वो इसमें इंक्लूड की गई हैं। अब इसको रिलेशन प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। थॉर्नडाइक का अगर सिद्धांत कहीं पे आ जाता है, थॉर्नडाइक की थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी अगर पूछ ली जाती है तो इसको रिलेशन प्रिंसिपल भी बोला जाता है। इन्होंने जब सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया तो एक बिल्ली पर किया। इन्होंने बिल्ली को क्या कर दिया, एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब बॉक्स जैसे पिंजरे टाइप लगा दिया, उसमें एक चिटकनी लगी थी कि वो खुल जाए, अगर उस पर वो दब जाती तो वो बाहर निकल जाएगा, वो दरवाज़ा खुल जाएगा, मतलब जो डोर है ओपन हो जाएगा। अब बिल्ली थी भूखी, बिल्ली क्या थी, भूखी, तो दरवाजे के बाहर रख दिया खाना। अब देखना छोटी सी यहाँ पे चीज समझना, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की। बिल्ली भूखी है, बॉक्स के अंदर है, बंद है, बॉक्स को बंद कर दिया गया। चिटकनी पर अगर पैर आता है तो वो दरवाजा खुल जाएगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। उस बॉक्स के बाहर भोजन रख दिया गया। अब बिल्ली ने क्या है, बिल्ली ने उछलना कूदना शुरू कर दिया। भाई बॉक्स है, बॉक्स में उछलना कूदना शुरू कर दिया। भूखी थी वो, भोजन को देख करते वो, मतलब वो ट्रायल्स करना शुरू कर दिया, उसने प्रयास करना शुरू कर दिया। कूदना को चारों तरफ से ना, मतलब उसको उस पिंजरे को भी पूरा हिला दिया। अब क्या था कि उसका पैर अचानक से वो चिटकनी पर पड़ गया, जिससे वो डोर ओपन हो रहा था। अब जैसे वो डोर ओपन ना, उसे वो चिटकनी पर पैर पड़ा, डोर ओपन, बिल्ली ने बाहर निकली और खाना खा लिया अपना भोजन उसने कर लिया। अब फिर से अगले दिन वही चीजें अप्लाई की गई, फिर से उस बिल्ली को उसी पिंजरे के अंदर बंद किया गया। फिर से वही चीजें की गई, फिर से भोजन बाहर रखा गया। फिर से उसने उछल कूद करना शुरू। लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम उस काम को कर रही थी, अब जब सेकंड टाइम उस काम को करने लगी उछलना कूदना, तो उस टाइम में काफी अंतर आया। और जब थर्ड टाइम, तीसरी समय उसको अंदर किया गया और भोजन के लिए बाहर, तो ऑटोमेटिकली क्या है, बिल्ली का सीधा पैर पंजे पर जाता था, उस चिटकनी पर जाता था, जिससे वो दरवाजा खुल जाए। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, लर्निंग बेस। सीखा क्या उसने कि हाँ पंजा पड़ेगा चिटकनी पर तो चिटकनी से दरवाजा खुल जाएगा और मैं भोजन खा लूंगी। तो यहाँ पे स्टिमुलस के प्रति, जो स्टिमुलस है क्या, भोजन, रेस्पॉन्स जो कर रही है, इसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी बोलते हैं। तो मतलब एक रेस्पॉन्स जो दे रही है वो एक समय के बाद वो कंप्लीट उसको कर ले रही है, लेकिन फर्स्ट टाइम इतना नहीं कर पाया जितना उसने सेकंड टाइम में कर लिया, और इतने उसने थर्ड टाइम में कर लिया। टाइमिंग भी कम रहा, सेकंड में और कम था, थर्ड में और ज़्यादा कम था। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या,
अब थॉर्नडाइक ने एवरी पॉइंट पे स्टडी की है। अब ये कह रहे कि एजुकेशनल प्रोसेस मोटिवेशनल नीड्स, क्योंकि यह सिद्धांत क्या किस चीज़ पर बल दे रहा है, एक तो शैक्षिक प्रक्रिया पर, दूसरा अभिप्रेरित पर। दूसरा पॉइंट कहता है कि इसमें एक तो कोग्निटिव पॉइंट आ गया, एक इमोशनल हो गया, और इसमें एवरी ऑर्गन अंगों के इस्तेमाल पर बल देना। अब ये कह रहा है कि अब इसमें एक प्लस पॉइंट जोड़ दिया है ब्रेन को, माइंड को। ये कह रहे कि अगर यहाँ पे सीखने की जो प्रोसेस है वो स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स पर डिपेंड है, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, दो फैक्टर पे काम करना है, तब आप सीख पाएंगे। अब उसको सीखने के लिए करना क्या होगा, आपको माइंड को यूज करना पड़ेगा। थॉर्नडाइक ने इस प्रिंसिपल में यही चीज दी है, एक तो लर्निंग, एक स्टिमुलस, एक तीसरा रेस्पॉन्स, और जो फर्स्ट टर्म है वो आपका ब्रेन। अब इन्होंने कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा, एक्सपेरिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल पर किए। इसको हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी बोलते हैं। कि लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रिडनेस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। जो स्टिमुलस रेस्पॉन्स प्रिंसिपल है वो 3 न्यू लर्निंग प्रिंसिपल पर डिपेंडेड है। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रिडनेस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। अगर यहाँ पे सबसे पहले बात करें लॉ ऑफ एक्सरसाइज की, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या है, कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता आती है। जैसे जैसे वो क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा, वैसे वैसे पूर्ण होता जाएगा। अब ये जो नियम दिया लॉ ऑफ एक्सरसाइज किसने दिया, हिलगार्ड और बावर ने 1975। हिलगार्ड और बावर ने 1975 इसको डिफाइन किया। इसको हम यूज ऑफ लॉ भी बोलते हैं।
यूज ऑफ ला, मतलब कि इसमें क्या है, इसमें हम किसी चीज़ को बार बार दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, उससे क्या है, हम सीख रहे हैं कि लॉ ऑफ यूज। अगर हम किसी चीज़ को रिपीट नहीं कर रहे हैं, दोहरा नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, भूल जाएंगे, भूल जाते हैं ना। अगर हमने 10 दिन कोई चीज़ नहीं पढ़ी, उसको रिपीट किया नहीं, रिवीजन किया ही नहीं उसका हमने, भूल जाएंगे, नहीं भूल जाएंगे। तो इसको हम लॉ ऑफ यूज तो बोलेंगे, लॉ ऑफ डिस्कस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ ड्रेनेस। मतलब यहाँ पे जो भी पर्सन है, जो भी व्यक्ति है, किस कार्य को करने के लिए तत्पर है, किस कार्य को, किस वर्क को करने के लिए वो एक्टिव है। अब जिसमें वो सेटिस्फाई है वही तो काम। अब मैं आपको बोलने लगूँ कि चलो डेली आप एक टॉपिक कवर करके आओ और आके पढ़ाना शुरू करो, कुछ कहेंगे नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे, कुछ कहेंगे कि हम कर लेंगे। अब जिसके लिए जो काम है कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, तो वो करेगा जिसमें उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो वो कर सकते हैं। अब ज़बरदस्ती घर में कोई काम आपको दे दिया जाए कि आपको ये काम करना है, आपसे वो आता ही नहीं, तो जो आपसे आता है, जो आपने थोड़ा बहुत जिसके बारे में पढ़ा है, सुना है, या थोड़ा बहुत देखा है करते हुए किसी को, या फिर आपके द्वारा पहले थोड़ा बहुत किया गया है, तो उसमें जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जिसमें आपको संतोष मिल रहा है, तो लॉ ऑफ बिजनेस में तत्परता के नियम में ये चीज़ें हैं कि काम वही दिया जाए जो कर सके, जिसके लिए वो कि हाँ मैं करूँगा, आगे मतलब आगे आए, कोई दिक्कत नहीं है। The principle states that motivation is needed to develop an association or display a change behavior. Individuals learn best when they are physically, mentally, and emotionally ready to learn, and they do not learn well if they see no reason for learning. तो यहाँ पे भी होना चाहिए कि अगर कोई किसी काम को नहीं कर पा रहा है तो उसको मत दो, अगर फिर भी उस पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप कीजिए, तो फिर भी नहीं कर पाएगा, वो उसको सेटिस्फाई नहीं हो, वो उस चीज़ को कर नहीं पा रहा है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट। इस नियम को, लॉ इफेक्ट को लॉ ऑफ इफेक्ट थ्योरी भी बोलते हैं। अब लॉ ऑफ इफेक्ट थ्योरी क्यों बोलते हैं? अब जैसे जैसे रेस्पॉन्स व्यक्ति कर देगा वैसे वैसे लर्निंग करेगा। जैसे जैसे अनुक्रिया करेगा, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आप बता रहे हो, आपने उसका आंसर दे दिया। अब आंसर आपने दे दिया तो आपके मन में एक चीज़ और होगी, मैं इसके बारे में और सीखूं और जानूं और पता लगाऊं और कुछ मिले इसमें ये बारे में।
तो इसको नाम दे दिया गया लॉ ऑफ इफेक्ट थ्योरी, जिसमें व्यक्ति सीखने के साथ साथ सेटिस्फाई भी होता है। भाई जैसे जैसे हमारा रेस्पॉन्स ठीक जाता है, जो सेटिस्फाई होने शुरू हो जाएंगे। अब हमारा रेस्पॉन्स ठीक जा ही नहीं रहा है तो कैसे करेंगे। अभी हमने एक सीरीज़ दे ली है, इस सीरीज़ को कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट नहीं हो रही है वो सीरीज। और जैसे जैसे कोई चीज़ कंटिन्यू हो रही है तो वैसे वैसे क्या होगा, वो चीज़ हमारी समझ में आना शुरू हो जाएगी, हम लर्निंग बेसिस करना शुरू कर देंगे। तो ये तीनों जो नियम है ये पूछ लिए जाते हैं। थॉर्नडाइक के 3 नियम हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ अटेंडेंस, लॉ ऑफ इफेक्ट। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी दिक्कत है तो आप पूछ लीजिएगा, परेशानी नहीं है कुछ। एक इन्होंने दिया मल्टीपल रेस्पॉन्स। मल्टीपल रेस्पॉन्स क्या है, जब आपने कोई चीज़ किसी को एक चीज़ सिखाई कि आप ये सीख लीजिए, आप ये लर्न कर लीजिए, वो तो चीज़ लर्न कर ही रहा है लेकिन साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी बता रहे हैं, उसको बोलते हैं मल्टीपल रेस्पॉन्स। पूछा एक, बताया अनेक, तो वो क्या है, वो उस चीज़ के माध्यम से, जो चीज़ उसने सीखी है वो उसके माध्यम से और चीज़ भी करना जानता है और चीज़ सीख जाता है, जिससे उसको रेस्पॉन्स देने में कोई कठिनाई नहीं होती और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ता जाता है। ये इसका थोड़ा सा यही चीज़ है। कल जितने आप स्टूडेंट हैं जो हमारा थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी है उसके बारे में थोड़ा सा इसके पढ़ के आएंगे, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और इसके जो 3 नियम हैं, 3 नियम हैं, वो भी 3 लॉ, वो भी आपसे पूछे जाएंगे। इस पर एक बार देख लीजिएगा कल। अब की बार शायद संडे को क्लास करा दो एक। कौन कौन लेगा आप में से क्लास संडे को, कौन कौन ले सकता है, एक बार हैंड रेज कर देंगे जो ले सकता है। संडे को क्लास कौन कौन ले सकता है। और